गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम पिछली क्लासेस के अंदर जेनेटिक्स पढ़ रहे थे, जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन, जेनेटिक्स के रूल्स के अंदर हमने द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े थे और उसके अंदर हम दो रूल कंप्लीट कर चुके थे। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आज की जो क्लास है वो फोकस रहेगी मेंडल का जो थर्ड रूल था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि सेग्रीगेशन का जो रूल है वो कहाँ तक अप्लाई होता है जनरल वे के अंदर। तो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो कंप्लीटली क्लैरिफाई करता है जीन हाइपोथेसिस को। जीन हाइपोथेसिस क्या है? बेसिकली जीन होते क्या है? जीन वो यूनिट है जो कंट्रोल करती है या डिटरमाइन करती है कैरेक्टर्स को। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल या डिटरमाइन करने के लिए जिस यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है उस यूनिट को हम जीन कहते हैं। या अगर और अच्छे से इसे हम डिस्क्राइब करें तो साइटोजेनेटिक्स एक चैप्टर था क्लास 11th में, साइटोलॉजी यूनिट के अंदर या सेल बायोलॉजी यूनिट के अंदर। उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि जीन डीएनए का वो पार्ट है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन के बाद में प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा और यही प्रोटीन जो है वो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए जिस यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है उस यूनिट को हम जीन कहते हैं। मेंडल ने इसे फैक्टर कहा था। मेंडल ने ये कहा था कि कोई भी कैरेक्टर जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलने वाले फैक्टर से कंट्रोल होता है और इन्हीं फैक्टर को बाद में जॉनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीन नाम दिया। तो जीन हाइपोथेसिस के अंदर सेकंड जो पॉइंट है वो ये रहेगा, जीन क्या है? जेनेटिक्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। जीन जो है वो जेनेटिक्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्यों? चलिए देखते हैं इसको। आपने नाम सुना होगा जब आपने सेल डिवीजन पढ़ा था, क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर क्या है? क्रोमेटिन फाइबर, जब हम न्यूक्लियस को देखते हैं प्रोफेज स्टेज के अंदर या इंटरफेज के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर जो इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखती हैं, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर जो है वो कंडेंस होकर के जब इनको डिवीजन फेज में जाना होता है तब ये कंडेंसेशन प्रोसेस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस होता है, पानी इनके अंदर से बाहर निकलता है और पानी बाहर निकलने के बाद में कंडेंस होकर के, मान लीजिए ये क्रोमेटिन फाइबर था, इस तरह से ये क्रोमेटिन फाइबर जो है कंडेंस होकर के इस तरह से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। ये स्ट्रक्चर आपका क्रोमोसोम कहलाएगा। क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम का मतलब एक डीएनए, एक क्रोमोसोम का मतलब एक डीएनए, और एक डीएनए के अंदर पर्टिकुलर कुछ साइट्स होते हैं जहां जीन अरेंज रहते हैं।
जहां जीन अरेंज रहेंगे। जैसे जैसे इस फील्ड के अंदर काम होता गया, बाद में पता लगा कि ये जो जीन है ये एक्चुअल में नाइट्रोजिनस बेस हैं। फॉर एग्जांपल एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, तो ये सब जो है ये एज ए जीन काम करते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जीन जेनेटिक्स की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि बॉडी के अंदर ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है, बॉडी के अंदर ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो जीन के द्वारा कंट्रोल ना हो। तो अमूमन जितने भी कैरेक्टर्स हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शो होते हैं या नहीं होते, हर कैरेक्टर जो है वो जीन ही कंट्रोल करेगा। जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे के सारे जीन के द्वारा ही कंट्रोल किए जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जीन जो है क्रोमोसोम पर अरेंज होते हैं और क्रोमोसोम के साथ ही ये आगे के जनरेशन में जाएंगे, जिसके द्वारा कैरेक्टर्स जो हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन फ्लो होंगे। तो इस तरह से जीन हाइपोथेसिस हमें यह बताता है कि पर्टिकुलर एक जीन जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या फंक्शन क्रिएट करता है। नेक्स्ट हम बात करें कि जीन जो है पर्टिकुलर, हमने ये देखा कि F1 जनरेशन के अंदर इस तरह से जो जीन के एलील्स थे या जीन के जो दो फॉर्म थे, डोमिनेंट और रिसेसिव, वो हमेशा एक साथ रहते हैं, लेकिन एक साथ रहने के बाद भी कभी भी ये आपस में मिक्स नहीं होंगे। जैसे ही ये सेपरेट होंगे, सेपरेट होने के बाद में पर्टिकुलर ये अलग अलग गैमेट्स के अंदर जाएंगे और प्योर फॉर्म में आ जाएंगे और आगे जाकर के एक नई जनरेशन का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह से जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो जीन हाइपोथेसिस को क्लैरिफाई करता है। और ये जो अभी हमने डिस्क्राइब करा है ये सारा का सारा मटेरियल जो है ये जीन हाइपोथेसिस के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंडल के थर्ड लॉ की, जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये जो लॉ है ये मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस और इससे आगे जितने भी मेंडल ने क्रॉस किए, हम ये लिख सकते हैं कि पॉली हाइब्रिड क्रॉस, इन सब के रिजल्ट्स पर डिपेंड है। इन सब के रिजल्ट्स पर डिपेंड है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस और पॉली हाइब्रिड क्रॉस के बाद में जो रिजल्ट आया, उन रिजल्ट्स को देखते हुए मेंडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल फॉर्म किया। हमने ये देखा स्टार्ट के अंदर, हम एक बार से रिवाइज करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस को। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने ये देखा कि हमारे पास टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर थे, जिसको हमने इस तरह से नॉमिनेट किया। ये वाला जो है ये राउंड एंड येलो को इंडिकेट करता है। यहाँ आर जो है वो राउंड को शो करेगा और कैपिटल वाई जो है वो येलो को शो करेगा। और ये रिंकल्ड एंड ग्रीन, यहाँ स्मॉल आर जो है वो रिंकल को और स्मॉल वाई जो है वो ग्रीन को शो करेगा। इनका F1 जनरेशन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सारे के सारे राउंड एंड येलो। तो यहां तक मेंडल को सेम वही रिजल्ट मिले जो रिजल्ट मेंडल को बाकी के क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मिल रहे थे। इसके बाद में जब मेंडल ने इनके अंदर सेल्फिंग करवाई
या हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया या सेल्फ पोलिनेशन करवाया, तो मेंडल को एक अजीबोगरीब चेंज दिखाई दिया। और उस चेंज में क्या था, मेंडल को दो पेरेंटल जो कैरेक्टर थे वो तो मिले ही मिले कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई, मतलब राउंड एंड येलो एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड, ये तो मिले ही मिले। लेकिन मेंडल को यहाँ दो कैरेक्टर और नए दिखाई दिए जो थे राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड एंड येलो। इनका रेशो हमारे पास इस तरह से था 9:3:3:1। तो ये हमारे पास इनका रेशो था। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पूछा गया जब ये रूल पब्लिक के सामने आया या साइंटिस्टों के सामने आया जो अलग अलग फील्ड के अंदर काम कर रहे थे, इससे मिलते जुलते फील्ड के अंदर काम कर रहे थे, जब ये प्रोजेक्ट इनके सामने आया, जब ये पूरा प्रैक्टिकल इनके सामने आया, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ कि ये तो बेसिक है कि ये तो मिलना ही मिलना था भाई। ये पेरेंटल जनरेशन थी, तो पेरेंटल जनरेशन के अकॉर्डिंग जो डॉटर सेल्स आ रही हैं या जो नई जनरेशन आ रही है उनके अंदर ये कैरेक्टर्स तो मिलने ही मिलने थे, लेकिन ये जो कैरेक्टर है ये किस तरह से आए। तो मेंडल ने इसका एक ही क्लैरिफिकेशन दिया कि ये जो है ये इंडिपेंडेंटली असोल्ट हुए हैं, इंडिपेंडेंटली असोल्ट हुए हैं। इंडिपेंडेंट असोल्ट का मतलब ये है कि चार कैरेक्टर हैं हमारे पास। कितने कैरेक्टर्स हैं हमारे पास? 4 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। अब ये जो 4 कैरेक्टर हैं ये सारे के सारे अलग अलग क्रोमोसोम से कंट्रोल होते हैं। क्रोमोसोम तो चारों के चारों जो कैरेक्टर हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम से कंट्रोल हो रहे हैं। तो मेंडल ने ये कहा कि कोई भी कैरेक्टर जो है वो आपस में अटैच नहीं है, कोई भी कैरेक्टर जो है वो आपस में अटैच नहीं है। हर क्रोमोसोम फ्रीली इनहेरिटेंस कर सकता है, मतलब आगे की जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। किसी कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हर कैरेक्टर अपने आप को फ्रीली ट्रांसमिट कर सकता है। और इसी वजह से मेंडल ने यह कहा कि हमें इस तरह का रेशो प्राप्त हुआ है। और इसे ही मेंडल ने नाम दिया इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, कि कोई भी कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर से अटैच नहीं है, हर कैरेक्टर एक फ्री क्रोमोसोम से कंट्रोल हो रहा है। और मियोसिस के दौरान जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तब कोई भी क्रोमोसोम कहीं भी जाकर के अटैच हो सकता है। इसी कारण से हमें ये नए जो जनरेशन्स हैं या ये नई जो दो डॉटर सेल्स हैं या ये जो नए प्लांट्स हैं ये हमें मिले हैं। और इसी को मेंडल ने नाम दिया इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। एक क्वेश्चन यहां से ये भी आ जाता है कि ये तो हमारा फिनोटिपिक रेशो था, ये हमारे पास फिनोटिपिक रेशो था। तो इसमें ये आता है, एक क्वेश्चन यहां ये बनता है कि पेरेंटल जनरेशन और नए प्लांट की जो जनरेशन है उनका रेशो क्या होगा। तो आप यहां देखिए कि एक तो इस तरह के पेरेंट्स थे हमारे पास, राउंड एंड येलो 9 प्लांट्स, और एक प्लांट हमारे पास इस तरह था, रिंकल्ड एंड येलो। तो टोटल 9 + 1 = 10 एंड 3:3, ये हमें नए मिले हैं 10:1 6। और जब इनको हम काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5:3। तो ये जो रेशो है ये इस तरह का रेशो है। एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, पेरेंटल जनरेशन और जो हमें नए प्लांट मिले हैं उस जनरेशन के बीच में क्या रेशो रहेगा, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट क्या कहता है कि कोई भी कैरेक्टर जो है वो किसी दूसरे कैरेक्टर से अटैच नहीं है, वो अपनी इनहेरिटेंस या अपने आप को फ्रीली ट्रांसमिट कर सकता है एक जनरेशन से अदर जनरेशन के अंदर, और इसी को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी
हम उसके अंदर पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलिज्म। मेंडल ने ये जो रूल्स बनाए या जो एक्सपेरिमेंट करे, उनका जनरल लाइफ के अंदर या जनरल वे के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस है। थैंक यू।